हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग का पार्ट 3 पढ़ेंगे। आई होप आपने हमारी पिछली 2 वीडियोस देखे होंगे। पार्ट 1 में हमने ब्रांडिंग के बारे में डिस्कस किया था, ब्रांडिंग टॉपिक को लेकर। पार्ट 2 में सेकंड वीडियो में हमने पूरा टॉपिक पैकेजिंग को कवर किया था। आज हम पार्ट 3 में लेबलिंग को कवर करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लेबलिंग, subject matter of label, significance of labeling, marking symbols used in international marketing, and meaning and definition of trademark and benefits of trademark। इन सब टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लेबलिंग। वास्तव में लेबलिंग है क्या? देखो स्टूडेंट्स, जब आपने प्रोडक्ट बाय किया हो तो अपने प्रोडक्ट के ऊपर देखा होगा कई तरह की इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, कलरफुल, उसके ऊपर काफी चीज प्रिंटेड होता है उसके पैक के ऊपर, तो सब लेबल है। तो लेबलिंग एक तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, किसके द्वारा? मैन्युफैक्चरर के द्वारा। किसको? कंज्यूमर। तो जो लेबलिंग है वो पैकेजिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरर है वो मतलब मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दी जाती है? जस्ट लाइक मैन्युफैक्चरर का नेम एंड एड्रेस, यानी उस प्रोडक्ट को कौन बना रहा है, उस प्रोडक्ट के में क्या क्या सामग्री का प्रयोग किया गया है उसके बारे में बताया जाता है। प्रोडक्ट की डिटेल दी जाती है, उसका विवरण बताया जाता है। इसके अलावा प्रोडक्शन की क्या डेट है, यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसके बारे में बताया जाता है। ब्रांड, उसका ब्रांड नेम वगैरह डिस्कस किया जाता है। उसके ट्रेडमार्क का नाम बताया जाता है। वो किस वजन का है, यानी कि कितने ग्राम, कितने किलो का है, कितने लीटर का है। उसकी लंबाई, चौड़ाई, इसके बारे में लिखा जाता है उसके ऊपर। इसके अलावा एमआरपी, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा उत्पाद को यूज करते वक्त किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में बताया जाता है। अगर प्रोडक्ट हार्मफुल है तो उसके बारे में लीगल चेतावनी, वार्निंग भी देना जरूरी है। तो ये पॉइंट्स जनरल लेबलिंग में कवर होते हैं, जिनको हम लेबलिंग में प्रयोग करते हैं या लेबलिंग में देने जरूरी है। जहां तक हो सके लेबलिंग प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर ही की जाती है, यानी कि पैकेजिंग के ऊपर ही लेबल लगाया जाता है। पर कई बार लेबलिंग में इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा होती है, ये पॉसिबल नहीं होता कि उस पैकेज के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाए। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, या तो जो पैकेज के अंदर है एक प्रिंटेड पेज डाल देते हैं, सामग्री डाल देते हैं, या उसके साथ एक टैग लगा देते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब आप दवाई या मेडिसिन लेके आते हैं तो जब उस मेडिसिन को किसी बॉक्स से निकालते हैं तो उसके अंदर एक चिट से निकलती है। उसमें स्मॉल अक्षरों में, स्मॉल लेटर्स में बहुत कुछ लिखा होता है, काफी मैटर्स उसके बारे में। तो वो एक एग्जाम्पल है। या फिर आप जब कपड़े लाते हैं, खासकर रेडीमेड्स या शूज या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, तो उसके साथ देखोगे आप तो उनके साथ एक टैग लगा होता है। उस टैग पर क्या होता है, उसमें प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर के बारे में डिटेल दे रखी होती है। तो ये दोनों तरीके से पॉसिबल है, प्रिंटेड सामग्री के रूप में भी या टैग लगाकर भी। तो इसी को हम लेबलिंग कहते हैं। ध्यान दें, जो लेबलिंग है वो मार्किंग से थोड़ी सी डिफर है। हालांकि जो मार्किंग है वो लेबलिंग का ही एक पार्ट है, लेकिन फिर भी मार्किंग थोड़ी सी डिफर है। मार्किंग के अंतर्गत क्या करते हैं हम, पैक पर जो है वो सामग्री के भार, उसकी लंबाई, चौड़ाई, उसको स्टोर करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उसको उठाते चढ़ाते, यानी कि लोडिंग डिसलोडिंग करते वक्त, या पुलिंग यानी कि खींचते वक्त, घसीटते वक्त किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ये सब बताया जाता है। जो मार्किंग है वो पैकेज की जो बाहरी कवर है उसके ऊपर की जाती है। ऑन द अदर हैंड जो लेबलिंग है वो पैकेजिंग यानी कि प्रोडक्ट के अंदर वाली साइज में की जाती है। एक डेफिनेशन डिस्कस करते हैं विलियम जे स्टैंटन के अनुसार। क्या कहते हैं विलियम जे स्टैंटन? लेबल इज द पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट विच कैरीज अ वर्बल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और द सेलर। अ लेबल मे बी अ पार्ट ऑफ पैकेज और इट मे बी अ टैग अटैच्ड टू द प्रोडक्ट। विलियम जे स्टैंटन कहते हैं लेबल जो है वो एक प्रोडक्ट का पार्ट है जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है किसके बारे में, अबाउट द प्रोडक्ट और द सेलर, यानी कि वो या तो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या उस प्रोडक्ट को बेचने वाला जो भी मैन्युफैक्चरर या मिडिल मैन है के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है।
अ लेबल में भी पार्ट ऑफ पैकेज, जो लेबल है वो पैकेज का पार्ट भी हो सकता है, या इट मे बी अ टैग, यानी उसके साथ एक अटैच टैग भी हो सकता है जिसके ऊपर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। आई होप आपको लेबलिंग का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर हम थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं कि जो लेबलिंग है तो मतलब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है स्पेशली इन 2 मार्क्स में कि इज लेबलिंग इज नेसेसरी। तो लेबलिंग नेसेसरी है या नहीं है ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। कुछ प्रोडक्ट के बारे में लेबलिंग बहुत नेसेसरी है, स्पेशली फूड प्रोडक्ट्स, खाने पीने के प्रोडक्ट के बारे में, या फिर ऐसे प्रोडक्ट जो सेहत के लिए हार्मफुल हो सकते हैं उन पर लेबलिंग देना बहुत जरूरी है। लेकिन ज्यादातर जो है वो मैन्युफैक्चरर लेबलिंग का यूज करता ही है, लेकिन ध्यान रहे ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि उसमें लेबलिंग में कितनी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। आपने देखा होगा जब आप एक टीवी को बाय करके आते हैं तो लेबलिंग की इन्फॉर्मेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा आपके बॉक्स के ऊपर सिंपल सा मैन्युफैक्चरर का नेम या बैच नंबर, ज्यादा से ज्यादा साइज ऑफ टीवी, ये लिखा होगा। ऑन द अदर हैंड जब आप फूड प्रोडक्ट्स बाय करते हैं या मेडिसिन बाय करते हैं तो जो लेबलिंग की इन्फॉर्मेशन या कंटेंट्स है वो बहुत ज्यादा होता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट टॉपिक में लेबलिंग के कंटेंट को डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर ऑफ लेबल। क्या क्या लेबल में दिखाया जाता है सब्जेक्ट मैटर में। नंबर 1, नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड मार्केटर, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर या मार्केटर है उसका क्या नेम है और उसका एड्रेस क्या है ये लिखा जाता है। नंबर 2, ब्रांड नेम ऑफ प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम लिखा जाता है। नंबर 3, द ट्रेडमार्क ऑफ बिजनेस यूनिट, जो बिजनेस एंटरप्राइज जिस ट्रेडमार्क को यूज कर रही है उस ट्रेडमार्क को लिखा जाता है, दिखाया जाता है। नंबर 4, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट ऑफ प्रोडक्ट, ये बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट कब बना और ये कब एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी डेट के बाद उस प्रोडक्ट को बेचना भी इलीगल है और उसको यूज करना हार्मफुल है कंज्यूमर के। नंबर 5, इंग्रेडिएंट्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने में किन सामग्री का प्रयोग किया गया और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन यानी प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। नंबर 6, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इन द करेंसी ऑफ होस्ट नेशन, जिस देश में माल बेचा जा रहा है उसकी करेंसी के अंदर एमआरपी लिखा जाता है, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इस प्राइस से ज्यादा नहीं दे सकते। नंबर 7, स्ट्रेचिंग वार्निंग रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट जो है वो सेहत के लिए हार्मफुल है जस्ट लाइक टोबैको प्रोडक्ट्स तो उन पर वार्निंग देना जरूरी है। जस्ट लाइक स्मोकिंग इज इंजीरियस टू द हेल्थ, ऐसा लिखना बहुत जरूरी है। नंबर 8, बैच नंबर और लोट नंबर ऑफ द प्रोडक्ट एंड लाइसेंस नंबर, उस प्रोडक्ट का जो बैच नंबर है या लोट नंबर है वो लिखना जरूरी है। एज वेल एज मैन्युफैक्चरर के पास जो उस लाइसेंस का नंबर है उस प्रोडक्ट को बनाने का वो मेंशन करना जरूरी है अगर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लाइसेंस जरूरी है। 9th, कस्टमर केयर फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस, अगर आप कस्टमर केयर का नंबर प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर तो वो देना जरूरी है और एज वेल एज ईमेल एड्रेस देना जरूरी है ताकि कस्टमर चाहे तो ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकता है। नंबर 10, ग्रेड ऑफ प्रोडक्ट रिफ्लेक्टिंग क्वालिटी लेवल ऑफ द प्रोडक्ट, मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर जो है वो कई लेवल की क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहा है तो उसका ग्रेड रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। आजकल जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स में ये बहुत पॉपुलर हो गया है तो उसके ऊपर स्टार होते हैं। आपने देखा होगा जिस इलेक्ट्रिकल आइटम्स में जितने ज्यादा स्टार है वो उतना इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक जो कंजम्पशन है वो उतनी कम से कम होती है। तो ये भी जरूरी है लेवल के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। आई होप आपको सब्जेक्ट मैटर ऑफ लेबल क्लियर हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लेबल। लेबलिंग का फायदा क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। नंबर 1, इट कम्युनिकेट्स स्ट्रेचरी वार्निंग, सबसे बड़ी जरूरी है कि जो ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं जिन पर स्ट्रेचरी वार्निंग देनी जरूरी है उसमें ये बड़ा हेल्पफुल होता है। अब जैसे लाइक जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं या सिगरेट के पैकेट्स होते हैं उन पर वार्निंग देना बहुत जरूरी है। जस्ट लाइक इंडिया में जो स्मोकिंग प्रोडक्ट्स हैं या सिगरेट के पैकेट्स हैं उसके ऊपर लिखा होता है स्मोकिंग किल्स और उसके जस्ट नीचे लिखा होता है टोबैको कॉजेज कैंसर। और न केवल इतना ही बल्कि उसके ऊपर गले के कैंसर का एक फोटो भी दिखाना जरूरी है जो लगभग उस पैकेट के 85% हिस्से को कवर करना चाहिए। इसी तरीके से जब आप कोई तेजाब या जहर यानी कि पॉइजन प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं, एसिड या पॉइजन को, तो उसके ऊपर भी ये लेबल लगा होना जरूरी है कि इससे कोई गंभीर घटना घट सकती है। इसी तरीके से जो बेबी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे लाइक छोटे बच्चों के लिए मिल्क पाउडर होता है
तो उस मिल्क प्रोडक्ट के पैकेट के ऊपर ये लिखा होना चाहिए कि जो माँ का दूध है वही बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो यानी कि ऐसी बातें लिखना जरूरी है, तो बिना लेबलिंग के ये पॉसिबल नहीं है। नंबर 2, इट प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन। ऊपर तो था जो स्टैच्यूरी जरूरी है उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, लेकिन कई बार क्या होता है जो मैन्युफैक्चरर वो खुद भी चाहता है कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इसमें जस्ट लाइक प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है, उसका ट्रेडमार्क क्या है, प्रोडक्ट में किन किन सामग्री को प्रयोग किया गया है, उसमें अगर कुछ हेल्दी प्रोडक्ट्स यूज किए गए हैं उसके बारे में बताना, उस प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए, उसको प्रयोग करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो कस्टमर के लिए काफी यूजफुल और हेल्पफुल है। नंबर 3, लेबल हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन। कई बार क्या होता है एक मैन्युफैक्चरर की जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग या कलर या डिजाइन है वो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के कंपटीटर से काफी हद तक मैच होगा। इस केस में हो सकता है जो कंज्यूमर है वो कंफ्यूज हो जाए, लेकिन लेबलिंग जो है इस कंफ्यूजन को दूर कर देती है, क्योंकि कस्टमर जो है उस लेबल को पढ़कर आसानी से तय कर सकता है कि वो किस मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट बाय कर रहा है। नंबर 4, इट एक्ट एज अ प्रमोशनल टूल। ये जो है एक तरीके से प्रमोशनल टूल का काम करता है, स्पेशली जहां पर सेल्फ सर्विस होती है, खासकर बड़े बड़े स्टोर्स में, शॉपिंग मॉल्स में, जहां पर पर्सन जो है एक ट्रॉली लेकर खुद अपने आप प्रोडक्ट को बाय करता है, प्रोडक्ट को चूज करता है और ट्रॉली में डालता है। वहां पर जो है वो प्रोडक्ट जो, और स्पेशली ऐसे एरिया में और ऐसे प्लेसेस पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा जाते हैं, रिच क्लास और हायर मिडिल क्लास ज्यादा लोग जाते हैं, वो अपने हेल्थ के प्रति ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो लेबलिंग के प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन से वो तय कर सकते हैं कि उन्हें ये प्रोडक्ट बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई होप आपको लेबलिंग के सिग्निफिकेंस क्लियर हो गए होंगे। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम डिस्कस करते हैं मार्किंग। वास्तव में मार्किंग है क्या? देखो, मार्किंग का जो मकसद है वो है प्रोडक्ट को पहचान। तो मार्किंग जो की जाती है वो प्रोडक्ट को पहचानने के लिए की जाती है। अब इसका मकसद क्या है? जब हम प्रोडक्ट को, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में, हाँ, यहाँ पर हमारे को जो प्रोडक्ट है वो अदर कंट्रीज में भेजना है, ऐसे केस में हमें शिपिंग के थ्रू ये माल भेजा जा सकता है। तो नेचुरल बात है मार्किंग के थ्रू ये रखा जाता है कि प्रोडक्ट जो है डेस्टिनेशन पॉइंट पर आसानी से पहुंच जाए। मार्किंग जो है वो प्रोडक्ट के जो आउटर एरिया है उस पर की जाती है। उसमें जनरली जो सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है वर्ल्ड में, स्पेशली इन इंग्लिश, या फिर जिस कंट्री में वो माल जा रहा है उसकी नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जिससे कि जो शिपिंग कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं उन जो भी आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आसानी से पढ़ सकें और आपके माल को आसानी से हैंडल कर सकें। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर कुछ इंटरनेशनल मार्किंग सिंबल्स हैं जिनका यूज किया जाता है माल को बेचते वक्त। मार्किंग जो है वो करते वक्त कई बातों को ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कि मार्किंग करते वक्त ऐसी इंक का यूज करना चाहिए जो वाटर प्रूफ हो, यानी कि वो जल्दी से मिटे नहीं। इसके अलावा जो कंसाइनी का नेम है या उसका जो एड्रेस है वो काफी बड़े अक्षरों में, यानी कि कैपिटल लेटर्स में लिखा जाना चाहिए, जिससे उसको पढ़ना बड़ा आसान हो। इसके अलावा जो हैंड राइटिंग है वो भी काफी साफ होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, जिससे कि पढ़ने वाले को कोई मिस्टेक ना हो। इसके अलावा मार्किंग में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसके अलावा जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो स्पेसिफिकेशन है उनके अंदर मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर उनके बीच में अगर मिसमैच हुआ तो क्या होगा कि कस्टम से क्लियर होने में गुड्स में दिक्कत आ जाएगी। इसके अलावा आपके प्रोडक्ट पर जो मार्किंग से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रॉपर मैनर में होने चाहिए। अगर मार्किंग से रिलेटेड, हैंडलिंग से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन आपने प्रॉपर मैनर में नहीं दे रखे तो उसका इम्पैक्ट यह आएगा कि जो अगर आपका माल खराब हो जाता है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो शिपिंग कंपनी है, वो कंपनसेशन देने से मना कर सकती है। इस तरीके से आपके अगर जो आप गुड्स भेज रहे हैं वो काफी केयरफुल जाना चाहिए। तो आपके पैकेजिंग के ऊपर मार्क किया होना चाहिए हैंडल विद केयर। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और इन बातों को भी ध्यान रखना चाहिए जो पैकिंग है वो जो पैकिंग पर टेप लगाई गई है उस पर मार्किंग नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होगा, वरना मार्किंग के जो कुछ वर्ड्स हैं वो टेप के नीचे छिप जाएंगे। इसके अलावा उन सिंबल्स का यूज करना चाहिए जो इंटरनेशनल मार्केटिंग में काफी पॉपुलर हैं और जो इंक यूज कर रहे हैं वो काफी मजबूत होनी चाहिए, जल्दी से मिटे नहीं, उसका रंग फीका ना पड़े और ना ही वो फैले। तो
काफी हद तक हमें मार्किंग करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। मार्किंग जो है वो पैकेट के दोनों तरफ करनी चाहिए, जिससे कि उसको आसानी से देखा जा सके। हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं मार्किंग का। ये सामने एक पिक्चर दिखा रखी है, जिस लाइक डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो है शिपर्स जिनकी जो माल भेज रहा है उसका मार्क, इनकी नेम एंड मार्क। यहाँ पर ये एक सिंबल दे रखा है, जस्ट लाइक दिस साइड अप, यहां से इसको अप करना है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगाइल। जो फ्रेजाइल का एग्जाम्पल है कि ये जो गुड्स है वो काफी नाजुक है, इसको बड़े ध्यान से हैंडल करना है। ये कंट्री ओरिजिन जहां से माल भेजा गया है, जस्ट लाइक मेड इन इंडिया। यहाँ पर वेट के बारे में डिस्कस कर रखा है। ग्रोस वेट 30 kg है, नेट वेट 25 kg है। इसके अलावा यहाँ पैकेज नंबर और साइज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर जिसको कंसाइनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, यानी कि नेम एंड एड्रेस ऑफ कंसाइनी लिखा जाएगा। इसके अलावा ऑर्डर नंबर लिखा जाएगा। ये कहाँ के थ्रू जाएगा? वाया बार्सिलोना एंट्री पोर्ट, जहां पर ये माल को सबसे पहले एंट्री करनी है। अगेन दिस इज द सिंबल ऑफ दिस साइड अप, और दिस इज सिंबल ऑफ फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मीन्स ये जो सामान है काफी नाजुक है, इसलिए इसको आसानी से हैंडल करना है। आई होप ये आपको पिक्चर्स के सारे सिंबल्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ सिंबल्स हम और डिस्कस करते हैं, जस्ट लाइक फ्रेजाइल, यानी कि ये नाजुक गुड्स है, कांच के सामान पे इसको लिखा जाता है। ऐसे कुछ और भी हैं, जस्ट लाइक हैंडल विद केयर, इसको बड़े ध्यान से संभालना है। कीप ड्राई, इसको ड्राई प्लेस पे रखना है। प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, हीट से बचाना है। दिस साइड अप, इसको अप करना है। ऐसे और भी कई एग्जांपल्स हैं, जस्ट लाइक डू नॉट स्टैक, यानी कि एक दूसरे के ऊपर नहीं पटकना है। डू नॉट रोल, इसको रोल नहीं करना है। डू नॉट टम्बल, यानी कि इसको जमीन पे नहीं पटकना है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। कीप फ्रोजन, इसको फ्रिज में रखना है, यानी कि काफी ठंडी चीजों में रखना है। इसके जस्ट लाइक, लेकिन यहाँ पर है डू नॉट फ्रीज, इसको फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना है। जस्ट लाइक लाइव एनिमल्स, ऐसे कई सिंबल्स जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग पॉपुलर है, जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है? वीडियो 1 में हमने ब्रांड और ट्रेडमार्क में थोड़ा सा डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार फिर इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअल में ब्रांड क्या है? ब्रांड एक स्पेसिफिकेशन नेम देना है। इट मे बी अ वर्ड, अ सिंबल, अ लेटर्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस, तो वो ब्रांड है। लेकिन ध्यान दें, ब्रांड तब तक ब्रांड ही रहता है जब तक हम उसको रजिस्टर्ड नहीं कराते, और जब तक हम रजिस्टर्ड नहीं कराते तो उसका क्या हो सकता है? उसकी कोई डुप्लीकेसी हो सकती है। ट्रेडमार्क, ब्रांड जो है ट्रेडमार्क कब बन जाता है? जब हम उसका रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। तो यूं कह सकते हैं ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो प्रोड्यूसर को या मार्केटर को एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा किस संदर्भ में प्रदान करती है? कि जो ब्रांड है उसको जो उसके ऊपर जो प्रोटेक्शन है, उसका जो अगर उसका जो रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाता है तो नेचुरल बात है वो ट्रेडमार्क बन जाता है। ट्रेडमार्क बनने से फायदा ये होता है कि उसके ऊपर जो लीगल ओनरशिप है वो नेचुरल बात है मैन्युफैक्चरर या मार्केटर की हो जाती है। उसके ऊपर उसकी मोनोपोली होती है और उसको यूज करने के जो सारे राइट्स हैं वो उस पर्टिकुलर पर्सन के हो जाते हैं एक्सक्लूसिव। अगर कोई दूसरा व्यक्ति इसकी नकल करता है, कॉपी करता है, तो उसके खिलाफ हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। एक डेफिनेशन डिस्कस करते हैं अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार। क्या कहते हैं? द ट्रेडमार्क हैज बीन डिफाइंड एज अ ब्रांड विच इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन बिकॉज अंडर द लॉ इट हैज बीन एप्रोप्रिएटेड एक्सक्लूसिवली बाय वन से। क्या कहते हैं? द ट्रेडमार्क हैज बीन डिफाइंड एज अ ब्रांड, ये एक ब्रांड है विच इज गिवन ए लीगल प्रोटेक्शन, इसको लीगल प्रोटेक्शन मिल चुका है बिकॉज अंडर द लॉ, क्योंकि कानून के दायरे में इसको यूज करने का अधिकार केवल और केवल एक ही सेलर को है, अदर सेलर इसको यूज नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने से जो होता है उसका बड़ा फायदा होता है। इसको लिए जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए एक बहुत बड़ी इंटेंजिबल एसेट्स है जिसे वो अपनी बैलेंस शीट में दिखा सकता है। ध्यान दें, जब तक जो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड नहीं होता उसकी कोई भी नकल कर सकता है, आप उसके खिलाफ कोई एक्शन या लीगल एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन जब आप इसको रजिस्टर करवा देते हैं तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। अब अगर कोई उसकी नकल करता है तो आप उसके खिलाफ न केवल लीगल एक्शन ले सकते हैं बल्कि कंपनसेशन यानी कि हर्जाने के लिए भी स्यू कर सकते हैं।
तो यूं कह सकते हैं कि सभी जो ट्रेडमार्क हैं वो तो ब्रांड है, लेकिन जो सभी ब्रांड हैं वो ट्रेडमार्क नहीं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा और इसके अंदर डिस्कस करते हैं। ध्यान रहे, जो इंटरनेशनल मार्केटर है उसको ट्रेडमार्क को यूज करते वक्त बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केटर है उसको कई कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट जो है बेचना है, उसको कई कंट्री में अपने प्रोडक्ट को बेचना है, तो इसलिए उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसे उन सब कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ताकि उसकी कोई दूसरा कोई कॉपी ना कर सके। ध्यान दें, जिस कंट्री में आप एक बार प्रोडक्ट को रजिस्टर करवा सकते हैं वहां आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। अगर उस कंट्री में कोई दूसरा कंपटीटर या मैन्युफैक्चरर आपके ट्रेडमार्क की कॉपी करता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, उसके खिलाफ केस कर सकते हैं और कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन एक कंट्री में जो आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं उसका यूज दूसरी कंट्री में नहीं कर सकते आप, यानी कि आपको जिन जिन कंट्री में एंट्री करनी है उन सब कंट्री में अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेडमार्क करवाना जरूरी है। हाँ, एक ऑप्शन और भी है, आप चाहें तो मैड्रिड प्रोटोकॉल के थ्रू, एक ही एप्लीकेशन के थ्रू आप कई कंट्री में एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी होगा आपको अपने जो होम कंट्री है, जिस कंट्री के आप बिजनेसमैन हैं, वहां पर सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क के अंडर में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको मैड्रिड प्रोटोकॉल के थ्रू एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। इसका बेनिफिट ये होगा, उस मैड्रिड प्रोटोकॉल को मानने वाली जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब में आपका जो प्रोडक्ट है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, केवल मैड्रिड प्रोटोकॉल को मानने वाली कंट्रीज, अदर कंट्रीज में नहीं, जो मैड्रिड प्रोटोकॉल को नहीं मानती। इसके लिए आपको फीस देनी पड़ती है और वो रिन्यू के टाइम दोबारा आपको पे करनी पड़ती है। ध्यान रहे, जो इंटरनेशनल मार्केटर उसको ध्यान रख लेना चाहिए कि पहले अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाए। ऐसा ना हो कि वो पहले एंट्री कर ले उस कंट्री में और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर दे और बाद में पता चले कि जिस सिंबल को वो रजिस्टर्ड करवाना चाह रहा है वो तो रजिस्ट्रेबल ही नहीं है। क्यों रजिस्ट्रेबल नहीं है? क्योंकि उससे पहले ही कोई जो कंपनी है वो उस टाइप का ट्रेडमार्क ऑलरेडी यूज कर रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा, उस कंपनी को बहुत लॉस होगी, क्योंकि उसने अपना जितना भी पैसा खर्च किया है प्रमोशन पर वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। तो यानी कि किसी भी कंट्री में एंट्री करने से पहले अपने प्रोडक्ट के जो ब्रांड को रजिस्टर करवा लेना सबसे ज्यादा समझदारी की बात है। उसके बाद ही उसको अपने बिजनेस को आगे प्रमोट करना चाहिए उस पर्टिकुलर कंट्री में। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक, दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड। देखिए बेनिफिट्स क्या होते हैं, जो ट्रेडमार्क के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले एविडेंस ऑफ ओनरशिप। जो ट्रेडमार्क है वो एविडेंस है ओनरशिप का, यानी कि उसके ऊपर जो ओनरशिप है एक पर्टिकुलर सेलर को मिल जाती है, कोई दूसरा जो है इसका यूज नहीं कर सकता। और ये जो ओनरशिप होती है एक्सक्लूसिवली होती है, यानी कि वही और केवल वही इसको यूज कर सकता है। नंबर 2, स्यू फॉर कंपनसेशन। अब जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया वो एक्सक्लूसिवली ओनरशिप होती है। अगर कोई दूसरा बंदा उस प्रोडक्ट की नकल करता है, उस ट्रेडमार्क की नकल करता है, तो नेचुरल बात है जिसके पास ट्रेडमार्क है वो उस दूसरी कंपनी के खिलाफ केस कर सकता है और न केवल उसको नकल करने से रोक सकता है बल्कि उसकी वजह से जो उसको नुकसान हुआ उसके लिए कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है। थर्ड, ट्रांसफरेबल। ये ट्रांसफरेबल एसेट्स है। ट्रांसफरेबल मीन्स ये किसी दूसरी कंपनी को इसको बेचा भी जा सकता है, ट्रांसफर भी किया जा सकता है, या इसका लाइसेंस कुछ समय के लिए दूसरे व्यक्ति को दिया भी जा सकता है कि वो कुछ समय तक हमारे ट्रेडमार्क को यूज कर सकता है और बदले में वो हमें उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रॉयल्टी पे करेगा। नंबर 4, इट्स अ वैल्यूएबल एसेट्स। निश्चित बात है ये बहुत वैल्यूएबल एसेट्स है, क्योंकि इससे कंपनी की इमेज में इंप्रूवमेंट होती है, क्योंकि इससे कंपनी की एक पर्टिकुलर सेगमेंट में एक तरीके से मोनोपोली भी हो जाती है और कंपनी जो है इसके बहुत फायदे यूज कर पाती है इन द इंक्रीज ऑफ सेल, इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट को। नंबर 5, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो कंपनी ट्रेडमार्क को यूज करती हैं कंज्यूमर के माइंड में उनकी जो क्वालिटी है उसके बारे में, अच्छी क्वालिटी के बारे में सूचक हो, यानी कि जो कंपनियां ट्रेडमार्क यूज करती हैं उनके बारे में कंज्यूमर के माइंड में यही होता है कि वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को बनाती है। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग को। आई होप आज हमने जो लेबलिंग एंड ट्रेडमार्क से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस किए वो आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। आप अपने सुझाव या प्रश्न भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके सुझाव बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें हम आने वाली वीडियोस में इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।